हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन होगा। वर्ड प्ले पर आज का हमारा ये वीडियो सेशन है ना नंबर 2 होगा। इसके पिछले वाले वीडियो सेशन में हम लोगों ने वर्ड प्ले पर बात किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखा था, जैसे कि एनाग्राम, जैसे कि पैलिंड्रोम, जैसे कि कंगारू वर्ड्स, एंटी कंगारू वर्ड्स और बहुत सारे ऐसे चीज थे। आज के भी वीडियो सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। ये की टर्म्स आपको पहले से चाहे अंग्रेजी के आप कितने बड़े जानकार हो, आज की इस वीडियो सेशन में आप सर्टेनली है ना डेफिनेटली आप कुछ नया चीज सीखने जा रहे हैं। आप इस फुल वीडियो को देखिए, आप इसको एंजॉय करेंगे, ऐसा मैं इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन में बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट जो टर्म होगा, जिसको हम लोग देखेंगे एनाफोर के रूप में। आज का हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा एनाफोर। चलिए देखते हैं एनाफोर क्या होता है। देखिए, एनाफोर एक वर्ड होता है या एक फ्रेज होता है जो अपने से पहले वाले वर्ड या फ्रेज को वो दिखाता है, वो बताता है। एनाफोर फिर क्या होता है? एनाफोर एक वर्ड होता है अथवा फ्रेज होता है जो अपने से पहले वाले वर्ड या फ्रेज को वो इंगित करता है या उसके बारे में वो बताता है। चलिए, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है ना। चलिए, दैट रेफर्स बैक टू, ठीक है ना, अर्लियर, ठीक है ना, अर्लियर वर्ड और फ्रेज। चलिए, ये मैं क्या समझाना चाहता हूं, एनाफोर क्या होता है? एक ऐसा वर्ड और फ्रेज होता है जो अपने से पहले वाले वर्ड और फ्रेज को वो दिखलाता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। चलिए देखा जाए, कह रहे क्या? माई मदर सेड सी वाज, ठीक है ना, गोइंग टू मार्केट। चलिए थोड़ा सा इस चीज को देखा जाए। मेरी माँ ने कहा कि वो बाजार जा रही थी, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ सी किसके लिए है? सी जो है वो किसको वो इंडिकेट कर रहा है? तो सी माई मदर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जो सी होगा वो माई मदर के लिए किसका काम करेगा? एनाफोर का काम करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सी इज, यहाँ पर हम कह सकते हैं सी इज, ठीक है ना, एन एनाफोर, सी इज एन एनाफोर फॉर माई मदर। यहां पर सी होगा वो माई मदर के लिए क्या कहलाएगा? ग्रामर के टर्म्स में हम इसको क्या कहेंगे? हम सी को कहेंगे कि सी जो है वो माई मदर के लिए क्या एनाफोर है। तो सी इज एन एनाफोर, है ना, एनाफोर फॉर माई मदर। चलिए, तो सर हमारा ये रहा एनाफोर। फिर से एनाफोर के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। एनाफोर वो वर्ड होता है अथवा फ्रेज हो सकता है जो अपने से पहले वाले वर्ड या फ्रेज को वो रेफर करे, बताए उसके बारे में। चलिए, अब इसका अपोजिट काटाफोर। अब इसका जो अपोजिट होता है ना वो होता है सर काटाफोर। देखते हैं काटाफोर क्या होता है। चलिए, अब हमारा अगला जो टर्म होगा सर वो होगा काटाफोर। काटाफोर क्या होता है? एक वर्ड होता है और फ्रेज होता है जो कि अपने से बाद वाले वर्ड या फ्रेज को बताता है। एनाफोर पहले वाले को बताता था, कैटाफोर बाद वाले को बताएगा, ठीक है ना। कैटाफोर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए, इट इज अ वर्ड, ठीक है ना, और फ्रेज, ठीक है ना, ये एक वर्ड और फ्रेज होता है, ठीक है ना, दैट रेफर्स टू, ठीक है ना, a letter वर्ड या फ्रेज। चलिए, इसको आसान भाषा में हम समझते कैसे हैं? कैटाफोर क्या होता है? ये वर्ड या फ्रेज होता है, पहले आप इसको समझे, जो अपने बाद वाले वर्ड और फ्रेज को वो इंडिकेट करता है, दिखलाता है, उसके बारे में बताता है। उदाहरण के लिए हम इसको देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कैटाफोर के एग्जांपल। व्हेन दे सा द पुलिस, ठीक है ना, व्हेन दे सा द पुलिस, द मिसक्रिएंट्स, ठीक है ना, फ्लेड। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए।
ये चीज क्या कर रहा है? When they saw the police, जब उन्होंने पुलिस को देखा तो ये जो बदमाश जो थे ये भाग गए। अब देख किसको वो रेफर कर रहा है? दे जो है ना वो मिसक्रिएंट को रेफर कर रहा है, यानी कि मिसक्रिएंट के लिए देख क्या होना चाहिए? देख काटा फॉर होना चाहिए, जो अपने बाद वाले वर्ड या फ्रेज को वो रेफर करता है। हम इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? दे है ना इज अ काटा फॉर, ठीक है ना, दे इज ए काटा फॉर है ना द मिसक्रिएंट्स, फॉर द मिसक्रिएंट्स। तो बच्चों हम समझते हैं कि ये एना फॉर और काटा फॉर समझ में आ गया होगा। एना फॉर पहले वाले को दिखलाएगा, काटा फॉर बाद वाले को दिखलाएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वह है मीटोनिम। देखते हैं कि मीटोनिम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको ना सर्टेनली रूप से पहली बार आप इसको सुनेंगे मीटोनिम को। चलिए अब हमारा जो तीसरा जो टर्म है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मीटोनिम के रूप में। देखते हैं मीटोनिम क्या होता है। चलिए मीटोनिम एक वर्ड होता है, ठीक है ना, नाम हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, जो किसी के बदले प्रयोग किया जाता है जिससे वो चीज जुड़ा हुआ है ना। ये जर्नलिज्म में आप ऐसा समझिए कि न्यूज़पेपर में है ना ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, ये मीटोनिम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये जर्नलिज्म का ना ब्रांडेड चीज है। जर्नलिज्म का जो रूप ले ले, मैगजीन ले ले, आप न्यूज़पेपर ले ले, आप चाहे जिस रूप में जर्नलिज्म को देखें, जर्नलिज्म के सेंस में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मीटोनिम। मीटोनिम क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक नाम होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जो किसी के बदले प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिससे वो जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल हम इससे भली भांति समझ लेंगे। चलिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ वर्ड। मीटोनिम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ वर्ड, ठीक है ना, या नेम या एक्सप्रेशन। चलिए इसके थोड़ा सा डिफिनीशन को देख लेते हैं, ठीक है ना। ये नाम ये वर्ड हो सकता है, नाम हो सकता है कि एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है ना। यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट, यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट, जो एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है। विकल्प किसका? है ना, फॉर समथिंग एल्स, ठीक है ना, फॉर समथिंग एल्स, फॉर समथिंग एल्स, ठीक है ना। विथ विच इट इज, विथ विच इट इज क्लोजली रिलेटेड। चलिए इसको एग्जाम्पल से अभी भली बात समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आए कि मीटोनिम क्या होता है, लेकिन जब एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको भली बात समझ में आ जाएगा। चलिए करे क्या मीटोनिम? इट इज अ वर्ड। ये वर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जो किसी के बदले इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बदले इस्तेमाल होता है, आप ऐसे समझे, जो किसी के बदले इस्तेमाल होता है जिससे वो चीज जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण से ना आप इस मीटोनिम को भली भांति समझ लेंगे। चलिए देखिए मीटोनिम का एक एग्जांपल देखिए। नई दिल्ली, इस तरह के पेपर में बहुत आप देखेंगे। नई दिल्ली ने, है ना, LOC पर, ठीक है ना, फाइटर प्लेन्स को तैनात कर दिया है। सॉरी, फाइटर प्लेन को, ठीक है ना, तैनात कर दिया है, हमको ऐसा कहना है, को तैनात कर दिया है। चलिए सर इसको थोड़ा सा देखा जाए। पेपर में लिखने का यही तरीका होता है। यहाँ नई दिल्ली का मतलब क्या है? नई दिल्ली का मतलब नई दिल्ली से नहीं है। नई दिल्ली किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? नई दिल्ली भारत सरकार के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। नई दिल्ली भारत सरकार का क्या हो गया? नई दिल्ली भारत सरकार के लिए मीटोनिम हो गया। मतलब हम भारत सरकार भी लिख सकते थे, लेकिन उसके लिए भारत सरकार ना लिख करके हमने नई दिल्ली का प्रयोग किया। तो मीटोनिम क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक नाम होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जो किसी के बदले इस्तेमाल होता है। तो भारत सरकार के बदले हमने किसका इस्तेमाल किया? नई दिल्ली का हमने इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि नई दिल्ली यहाँ पर मीटोनिम होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं। तो मीटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर में इसी तरह से आपको बात लिखा हुआ मिलेगा। चलिए इसको कैसे हम लोग डील करेंगे? न्यू दिल्ली हैज डिप्लॉयड, ठीक है ना, फाइटर प्लेन्स एट LOC। चलिए अब यहां पर देखा जाए, यहां पर न्यू दिल्ली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यू दिल्ली, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि न्यू दिल्ली भारत सरकार के लिए क्या बना? तो मीटोनिम बना। हम लिख सकते हैं कि न्यू दिल्ली, यहां पर क्या होगा?
न्यू दिल्ली, चलिए इज अ मीटोनिम, चलिए फॉर, है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां से पूछा जाएगा आपसे कि इस वाक्य में न्यू दिल्ली क्या है, क्या वो सिमिली है, मेटाफर है, मीटोनिम है, हिपोनिम है, आप क्या समझते हैं? तो न्यू दिल्ली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से आप देखिएगा कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा न्यूज़पेपर में ही, व्हाइट हाउस, है ना, व्हाइट हाउस ने एक आदेश जारी किया। व्हाइट हाउस का मतलब क्या? यूएस प्रेसिडेंट। देखिए इसी तरह से जो व्हाइट हाउस है ना, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह से जो व्हाइट हाउस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, भवन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो यूएस प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाइट हाउस ने आदेश जारी किया, व्हाइट हाउस ने प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका मतलब है कि वो यूएस प्रेसिडेंट को दिखला रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति को दिखला रहा है। तो व्हाइट हाउस इज अ मीटोनिम, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं व्हाइट हाउस इज अ मीटोनिम फॉर द यूएस प्रेसिडेंट, नहीं। चलिए तो भाई हमारा जो है वो मीटोनिम ये रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मीटोनिम के बाद इपोनिम, देखते हैं इपोनिम क्या होता है। बहुत जबरदस्त, ये सारी जबरदस्त चीजें। अब हम लोग चलते हैं सर इपोनिम की तरफ, देखना है कि इपोनिम क्या होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इपोनिम को समझते हैं। इपोनिम क्या होता है? एक पर्सन होता है। इपोनिम एक व्यक्ति होता है जिसके नाम के ऊपर, ठीक है ना, हम कोई आविष्कार का नाम रखते हैं, कोई खोज का नाम रखते हैं, या किसी चीज का नाम रखते हैं, ठीक है ना। इपोनिम क्या होता है? तो इपोनिम एक पर्सन होता है ना, जिसके ऊपर हम कोई आविष्कार का नाम रखते हैं, किसी चीज के खोज का नाम रखते हैं, या किसी अन्य चीज का नाम रखते हैं। आपको ये पूरी बात एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। चलिए डिफाइन कैसे करेंगे? तो इपोनिम इज ए पर्सन, क्या लिखेंगे इसको? इट इज ए पर्सन। कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे? इट इज ए पर्सन आफ्टर हुम, ठीक है ना, आफ्टर हुम। चलिए एक पर्सन होता है जिसके ऊपर, ठीक है ना, आफ्टर हुम ए डिस्कवरी, आफ्टर हुम ए डिस्कवरी, इन्वेंशन, है ना, और बाकी चीजों के लिए हमने एटसेट्रा ले लिया, ठीक है ना, इज नेम्ड। चलिए बहुत आसान चीज है। इपोनिम क्या होता है भाई? एक पर्सन होता है ना, जिसके ऊपर हम डिस्कवरी का नाम रखते हैं, इन्वेंशन का नाम रखते हैं, या इस जैसे अन्य भी चीजें हैं जिसका हम नाम रखते हैं। वो चीज क्या होता है? वो व्यक्ति का नाम होगा, इपोनिम होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए डिज्नीलैंड, आज हम लोग डिज्नीलैंड एक बहुत पॉपुलर चीज है, लेकिन डिज्नीलैंड के बनाने वाला कौन था? वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी वाज द क्रिएटर ऑफ डिज्नीलैंड। तो वाल्ट डिज्नी के ऊपर ही नाम रख दिया गया डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड, तो वाल्ट डिज्नी क्या बना? डिज्नीलैंड का क्या बना? इपोनिम बना, नहीं। चलिए हम लिख सकते हैं वाल्ट डिज्नी, वाल्ट डिज्नी, ठीक है ना, इज एन इपोनिम, सॉरी, वाल्ट डिज्नी इज एन इपोनिम, इज एन इपोनिम, ठीक है ना, ऑफ डिज्नीलैंड। आज जो डिज्नीलैंड जो दिखलाया जाता है, इसका क्रिएटर कौन था? वाल्ट डिज्नी था। और वाल्ट डिज्नी के नाम पर ही क्या पड़ गया? डिज्नीलैंड। तो वाल्ट डिज्नी क्या बना? वो डिज्नीलैंड का क्या बना? तो इपोनिम बना। देखिए बहुत सारे इडियम्स हैं, आप इंग्लिश में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो किसी पात्र के ऊपर बनाए गए हैं, जो किसी कैरेक्टर के ऊपर बनाए गए हैं, है ना। कैरेक्टर का नाम से ही इडियम बन गया। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है एकिल्स हिल। चलिए ये एकिल्स एक यूनानी पात्र, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुना जाए, ठीक है ना। एकिल्स क्या था? एक यूनानी पात्र का नाम था, उसी के ऊपर बना एकिल्स हिल, ठीक है ना, उसी के ऊपर बना एकिल्स हिल। एकिल्स हिल का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में कहें तो कमजोर कड़ी। किसी व्यक्ति का जो कमजोर कड़ी होता है उसको कहते हैं एकिल्स हिल। ये एकिल्स हिल किसके ऊपर बना? तो एकिल्स नाम के एक व्यक्ति के ऊपर बना, नहीं। तो एकिल्स जो व्यक्ति था वो एकिल्स हिल के लिए क्या बना सर? इपोनिम बना। हम लिख सकते हैं, है ना, यह इडियम, यह इडियम, ठीक है ना, एकिल, ठीक है ना, आप ऐसे समझिए एकिल, है ना, के नाम के ऊपर बना है, नाम के ऊपर बना है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि एकिल्स जो है वो एकिल्स हिल का क्या है? तो वो इपोनिम है, ठीक है ना। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट,
ठीक है ना, एकिल्स ये जो व्यक्ति है, ठीक है ना, एकिल्स, ठीक है ना, इज एन इपोनिम, इपोनिम ये किसका भाई इपोनिम होगा, इपोनिम ऑफ एकिल्स हिल, ठीक है ना, एकिल्स हिल। चलिए तो भाई ये रहा आपका इपोनिम, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारी चीज किसी व्यक्ति के ऊपर उसका नामकरण हुआ है, तो वो जो व्यक्ति होगा उस चीज के लिए क्या काम करेगा, तो इपोनिम का काम करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिपोनिम। अब हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है सर, ये नंबर 4 था हमारा, अब नंबर हम लोग 5 की तरफ आते हैं, देखते हैं कि हमारा 5 वर्ड क्या है। चलिए अब सर आते हैं हिपोनिम की तरफ आते हैं, देखते हैं हिपोनिम क्या होता है। देखिए बहुत ही जबरदस्त, आप हिपोनिम को ना पहली बार है ना, सर्टेनली रूप से पहली बार देखेंगे। देखिए हिपोनिम एक विशेष अर्थ वाला एक वर्ड होता है ना, एक विशेष अर्थ वाला एक वर्ड होता है जो किसी जनरल अर्थ वाले वर्ड में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। इस हिपोनिम को कैसे तोड़ के लिखेंगे, तो इट इज द वर्ड, हिपोनिम को क्या कहेंगे, इट इज द वर्ड, ठीक है ना, इट इज द वर्ड विथ ए पर्टिकुलर मीनिंग, विथ ए पार्टिकुलर मीनिंग, ये एक विशेष अर्थ वाला एक वर्ड होगा, ठीक है ना। हिपोनिम क्या होगा, एक विशेष अर्थ वाला एक वर्ड होगा, ठीक है ना। चलिए दैट इज इंक्लूडेड, दैट इज इंक्लूडेड, ठीक है ना। चलिए इन द मीनिंग ऑफ, इन द मीनिंग ऑफ, ठीक है ना, ए मोर जनरल वर्ड, ए मोर जनरल वर्ड। चलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये पूरा का पूरा आपको हिपोनिम समझ में आ जाएगा। देखिए हिपोनिम के बारे में क्या कहा गया कि एक वर्ड होगा जिसका अपना कोई खास अर्थ होगा और जो कि एक समान अर्थ वाले वर्ड में उसको शामिल किया जाएगा। जैसे आप उदाहरण के लिए, उदाहरण इसको समझने के लिए जरूरी है। देखिए आप समझते कैट और डॉग, आप ऐसा समझिए, कैट और डॉग, कैट का मतलब बिल्ली और डॉग का मतलब कुत्ता, ठीक है ना। ये क्या है भाई, एनिमल है, ये क्या है, एनिमल है, थोड़ा आप ऐसा समझिए। तो कैट और डॉग क्या एनिमल का साइनो है, तो ऐसा थोड़ा है कि कैट और डॉग एनिमल का साइनो होगा, एनिमल का साइनो नहीं है। एनिमल का क्या एंटो है, एनिमल का एंटो भी नहीं है। तो कैट और डॉग एनिमल का क्या कहा जाएगा, देखिए कैट और डॉग का एक विशेष अर्थ होता है और एनिमल का एक जनरल अर्थ होता है ना, जनरल अर्थ वाला ये वर्ड है, लेकिन कैट और डॉग एनिमल में शामिल किया जाता है। इसका मतलब होगा सर कि कैट और डॉग जो होगा वो एनिमल का क्या होगा, हिपोनिम होगा, एक विशेष अर्थ वाला वर्ड है जो कि जनरल अर्थ वाले वर्ड में शामिल किया जाता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, कैट और डॉग क्या होना चाहिए, एनिमल का साइनो, नॉट एंटो, नॉट होमोफोन, नॉट होमोनिम, नॉट कुछ भी नहीं। ये क्या कहलाएगा, ये कैट और डॉग एनिमल का साइनो नहीं है, वो एनिमल का एक हिस्सा है, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे कि कैट एंड डॉग, इसको तोड़ के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कैट एंड डॉग, ठीक है ना, आर, ठीक है ना, हिपोनिम, सॉरी हिपोनिम ऑफ एनिमल, नहीं वो एनिमल का क्या है, वो हिपोनिम है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए देखते हैं। टेबल और चेयर, हमने दो वर्ड लिया, अब यहां पहले मैंने फर्नीचर रख दिया, ठीक है सर। चलिए टेबल का अपना कोई विशेष अर्थ है, चेयर का अपना कोई विशेष अर्थ है, फर्नीचर है ना आम एक अर्थ रखने वाला ये वर्ड है। तो हम क्या कहेंगे, टेबल और चेयर फर्नीचर का क्या होगा, साइनो, साइनो बराबर अर्थ वाला होता है, ठीक है। एंटो, एंटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, ये क्या है, ये हिपोनिम है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टेबल और चेयर जो होगा वो फर्नीचर का हिपोनिम कहलाएगा। इसी प्रकार हम आते हैं कुछ और एग्जांपल्स। चलिए एप्पल, ऑरेंज, मैंने ये दो वर्ड ले लिया, ओके, और मैंने यहाँ पर फ्रूट ले लिया। सर ये एप्पल और ऑरेंज फ्रूट का क्या है, फ्रूट का ये सर मीठो, फ्रूट का ये क्या है, आप क्या देख रहे हैं, हिपोनिम है। फ्रूट का ये क्या हिपोनिम, हम कह सकते हैं क्या, एप्पल एंड ऑरेंज आर, चलिए देखिए आप यहां से चेक कर सकते हैं, ये हिपोनिम है, ठीक है ना। हिपोनिम क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो कि एक जनरल अर्थ वाले वर्ड में शामिल किया जाता है। चलिए यहां से आप चेक कीजिए, एप्पल एंड ऑरेंज आर हिपोनिम, ये क्या है, ये हिप्पो, ठीक है ना, नीम है, ये किसके, तो फ्रूट के। तो हिपोनिम का मतलब ये होता है। और इसका अपोजिट अब कहेंगे, एप्पल और ऑरेंज तो फ्रूट का हिपोनिम है। आप यहां से आइए, टेबल और चेयर तो फर्नीचर का हिपोनिम है,
कैट और डॉग एनिमल का हिपोनिम। अब एनिमल कैट और डॉग का क्या है, फर्नीचर टेबल और चेयर का क्या, उल्टा मैं सोच रहा हूं, है ना। फ्रूट एप्पल और ऑरेंज का क्या है, इसको कहते हैं सर सुपर ऑर्डिनेट, इसको कहा जाता है सुपर ऑर्डिनेट। चलिए देखते हैं, हमारा ये वर्ड नंबर था 5, 6 में आ जाते हैं सुपर ऑर्डिनेट। अब हमारा जो नंबर 6 होगा सर वो होगा सुपर ऑर्डिनेट, ठीक है ना। चलिए सुपर ऑर्डिनेट क्या होता है, आप इसको सरल भाषा में समझिए सर, ये हिपोनिम का विपरीत होता है, यह हिपोनिम का एकदम साधारण भाषा में समझिए विपरीत होता है, ठीक है ना। जो सुपर ऑर्डिनेट होता है ना वो हिपोनिम का विपरीत होता है। जैसे कि देखिए कैट और डॉग ये एनिमल के क्या थे, ये एनिमल के सर हिपोनिम थे। अब एनिमल कैट और डॉग का क्या होगा, तो एनिमल जो होगा ना ये कैट और डॉग का क्या होगा, सुपर ऑर्डिनेट होगा। हम ऐसे कहेंगे कि एनिमल, ठीक है ना, इज अ सुपर ऑर्डिनेट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऑफ कैट एंड डॉग। इसी तरह से कह सकते हैं क्या, फर्नीचर, फर्नीचर क्या होगा, इसको आप यूं पढ़िएगा, ठीक है ना। फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर इज अ सुपर ऑर्डिनेट ऑफ क्या, टेबल एंड चेयर, नहीं टेबल एंड चेयर। तो बस सुपर ऑर्डिनेट के बारे में बस हमको इतना ही जानकारी देना है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है ये हमारा नंबर 6 था। चलिए हम लोग नंबर 7 की ओर मूव करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज होने वाले हैं। चलिए देखिए नंबर 7 में हम लोग आते हैं हिपोनिम और होमोफोन के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले उसके पहले आते हैं कॉन्ट्रोनिम्स, है ना। पहले आते हैं हम लोग उसके पहले कॉन्ट्रोनिम, देखते हैं कि कॉन्ट्रोनिम क्या होता है। चलिए अब हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोनिम पर थोड़ा सा ध्यान देने कि कॉन्ट्रोनिम क्या होता है। देखिए कॉन्ट्रोनिम एक ऐसा वर्ड होता है जिसके 2 अर्थ होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है ना। ये वैसे वर्ड होते हैं, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, ये वैसे वर्ड होते हैं, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जिनके 2 अर्थ होते हैं, जिनके 2 अर्थ होते हैं, यो दोनों एक दूसरे के, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रोनिम क्या होता है, कॉन्ट्रोनिम एक ऐसा वर्ड होता है, एक्सप्रेशन होता है जिसके 2 अर्थ होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझें, जैसे देखिए सैंक्शन, अगर मैं सैंक्शन की ओर देखता हूं, सैंक्शन क्या है, देखिए सैंक्शन के 2 अर्थ, सैंक्शन के 2 अर्थ, एक सैंक्शन का अर्थ है प्रतिबंध, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और एक सैंक्शन का अर्थ है अनुमति, आप ऐसे समझिए। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अतः सैंक्शन क्या है, कॉन्ट्रोनिम है, ठीक है ना। सैंक्शन क्या है, यह एक कॉन्ट्रोनिम का उदाहरण है, यह एक कॉन्ट्रोनिम का उदाहरण है, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रोनिम, है ना। कॉन्ट्रोनिम में 2 वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे देखिए एक वर्ड है, अगर आप इसको क्लीव समझिए, क्लीव का 2 अर्थ होता है, एक अर्थ होता है खंडन करना, है ना, खंडित करना, तोड़ देना, एक अर्थ होता है क्लीव का खंडित करना, और एक अर्थ होता है ना बांध देना। देखिए बांध देना, अब ये खंडित करना, बांध देना, है ना, ये चिपकना, या चिपकना, आप ऐसा समझिए। तो खंडित करना और चिपकना ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इसको आप ऐसे कहिए, आप इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहते तो आप इसको लिख सकते हैं स्प्लिट या कट, ठीक है ना। तो आप यहां से समझ जाइएगा खंडित करने का क्या मैं अर्थ बता रहा हूं। अब यह खंडित करना और बांधना एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्ट्रोनिम क्या होते हैं, ये वैसे वर्ड होते हैं जिनके 2 अर्थ होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे क्लिप, आप ऐसे समझिए, देखिए क्लिप का 2 अर्थ होता है, एक अर्थ होता है बांधना, क्लिप का एक अर्थ होता है बांधना, और एक दूसरा इसका अर्थ होता है ना, क्लिप का मतलब काट कर छोटा करना। कोई चीज को अगर आप क्लिप करते हैं तो काट के छोटा करते हैं, काट कर छोटा करना, आप ऐसे समझे। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि क्लिप के ये जो 2 अर्थ हैं एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के ये कॉन्ट्रोनिम है। कॉन्ट्रोनिम में क्या होते हैं, इसमें 2 अर्थ होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए तो ये सर हमारा कॉन्ट्रोनिम रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। नंबर 8 हमारा जो वर्ड है ये सर है होमोफोन,
इसके पहले हम चलते होमोनिम। चलिए होमोनिम क्या होते हैं? देखिए ये वैसे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण और स्पेलिंग एक ही होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। होमोनिम क्या होते हैं? ये वैसे वर्ड होते हैं, ये वैसे वर्ड होते हैं, ठीक है ना, जिनके स्पेलिंग ठीक है ना एवं उच्चारण दूसरे वर्ड के समान होते हैं, दूसरे वर्ड के समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। चलिए अर्थ अलग होते हैं, ये कहलाते हैं सर होमोनिम। होमोनिम क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जिसके स्पेलिंग और उच्चारण है ना दूसरे वर्ड के स्पेलिंग और उच्चारण के समान होता है लेकिन अर्थ उनका जो होता है वो अलग होता है, वो होमोनिम कहलाता है। जैसे कि देखिए आप ऐसे समझिए, बैट, एक बैट का मतलब देखिए एक बैट यहाँ और एक बैट यहाँ है। एक बैट का मतलब होता है, ठीक है ना, चमगादड़, और एक बैट का मतलब होता है बल्ला। आप ऐसे समझिए, तो बैट, एक चमगादड़ बैट और एक जो बल्ला बैट, इन दोनों का स्पेलिंग हम क्या देख रहे हैं? समान है। इन दोनों का उच्चारण क्या देख रहे हैं? समान है, लेकिन इन दोनों के अर्थ हम क्या देख रहे हैं? अलग अलग है। तो ये जो दोनों बैट है एक दूसरे की क्या है? एक दूसरे की ये सर होमोनिम है। अगर आपको कोई अगर होमोनिम कहता है तो इसका मतलब होता है कि आपको ऐसा वर्ड रखना है दो जिसके दोनों के स्पेलिंग समान होंगे। जैसे देखिए इन दोनों का स्पेलिंग समान है, दोनों का उच्चारण एक है, दोनों का उच्चारण एक है, लेकिन इनके अर्थ क्या है? इनके अर्थ अलग अलग है। जैसे आप आइएगा पुपिल, आप आइएगा पुपिल और एक आइएगा पुपिल। चलिए एक पुपिल का मतलब होता है छात्र और एक पुपिल का मतलब होता है पुतली, ठीक है ना। चलिए एक पुतली होता है। चलिए अब यहां से आप आइए, अब ये छात्र देखिए इनका दोनों का स्पेलिंग क्या है? दोनों का स्पेलिंग समान है, दोनों को हम पुपिली पढ़ रहे हैं, दोनों का उच्चारण भी क्या है? समान है, लेकिन दोनों के ये जो क्या कहते हैं दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो सर ये दोनों ये क्या है? ये होमोनिम है, ये एक दूसरे के क्या है? ये होमोनिम है। बस आप ऐसे समझे। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं, होमोफोन। अब हमारा जो नेक्स्ट जो होगा वो नंबर 9 में हम आएंगे, होमोफोन। चलिए अब हमारा सर होगा होमोफोन। अब होमोफोन देखते हैं, इसमें क्या होगा? स्पेलिंग अलग अलग होगा लेकिन उच्चारण समान होगा। स्पेलिंग अलग अलग होगा, अर्थ भी अलग अलग होगा, लेकिन उच्चारण समान होगा। चलिए ये वैसे वर्ड है, ये वैसे वर्ड है, ठीक है ना, जिनके, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दिया जाए, स्पेलिंग अलग, स्पेलिंग एवं अर्थ अलग होंगे, स्पेलिंग एवं अर्थ अलग होंगे लेकिन, है ना, उच्चारण समान होंगे, लेकिन उच्चारण, ठीक है ना, समान होंगे। ये कहलाएंगे सर होमोफोन। होमो का मतलब समान, फोन मतलब उच्चारण, फोनेटिक्स आप यहां से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। होमोफोन में क्या होते हैं? ये वैसे वर्ड हैं जिनके स्पेलिंग समान होगा, ठीक है ना, अर्थ सॉरी है ना, जिनके स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग होंगे लेकिन उनका उच्चारण होगा समान होगा, जैसे होमोफोन। अब हम आपको लेते हैं एक, देखिए एक टू यहाँ है, एक टू यहाँ है, तो टू और टू क्या है? देखिए दोनों का उच्चारण तो एक है लेकिन इनके स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग और अर्थ इनके अलग अलग हैं। अब आप आते हैं सम, एक सम यहाँ है, एक सम यहाँ है, ये दोनों का देखिए, ये दोनों का उच्चारण हम एक समान कर रहे हैं लेकिन इनके स्पेलिंग क्या है? अलग अलग हैं, ठीक है, इनके स्पेलिंग अलग अलग है और इनके अर्थ भी क्या होंगे? अलग अलग हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है? ये सब एक दूसरे के होमोफोन है। अब मैं कहता हूं वन और वन, आप यहां से आइए, देखिए इन दोनों का क्या है? उच्चारण क्या है? एक समान है, इनके स्पेलिंग क्या है? अलग अलग है, इनके अर्थ भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये हमें समझना है कि होमोनिम में क्या होता है कि स्पेलिंग और उच्चारण एक समान होता है, स्पेलिंग भी एक समान है, उच्चारण भी एक समान है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, होमोनिम में क्या है? स्पेलिंग एक समान है, उच्चारण भी एक समान है, अर्थ अलग अलग है। होमोफोन में क्या है? उच्चारण एक समान है लेकिन स्पेलिंग अलग है और अर्थ भी अलग है। चलिए अब हम आते हैं एलिटरेशन। अब हम आते हैं एलिटरेशन, देखते हैं एलिटरेशन क्या होता है। देखिए एलिटरेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर होता है ना वो एक ही होता है। एलिटरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द यूज ऑफ, ठीक है ना, एलिटरेशन क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ
ठीक है ना, इट इज द यूज ऑफ द सेम साउंड, द सेम साउंड या लेटर, ठीक है ना, एक सेम साउंड होगा, सेम लेटर होगा एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है ना, वर्ड्स दैट आर क्लोज्ड, ठीक है ना, टुगेदर, दैट आर क्लोज्ड टुगेदर। चलिए एलिटरेशन में क्या होगा, देखिए इसमें जो वर्ड के जो शुरुआत होंगे उनका सेम साउंड होगा या सेम लेटर होगा। जैसे कि देखिए आप इसको एग्जांपल से बेहतर समझेंगे, एग्जांपल का सहारा लीजिए। कह रहे क्या, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग ऑफ सिक्स पेंस। आइएगा देखिए इसमें पहला समान है, पहला एस है ना, इसमें एलिटरेशन किसका है, एस साउंड का, नहीं इसमें एलिटरेशन किसका है, एस साउंड का। इसमें जो एलिटरेशन है वो किसका है सर, एस साउंड का है। तो एलिटरेशन में क्या होता है कि जो पहला जो वर्ड है ना, जो इसका जो शुरुआत जो है ना, इसका जो शुरुआत है ना वो सेम साउंड या सेम लेटर से होना चाहिए। एलिटरेशन एक बार फिर से क्लियर कर लिया जाए, इट इज द यूज ऑफ द सेम साउंड और सेम लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, है ना। ये जो आपस में जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इनके जो बिगिनिंग है इनका सेम होगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, पीटर, ठीक है ना, पीटर पाइपर, बहुत अच्छा नर्सरी का राइम है, ठीक है ना। पिक्ड ए पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, पिकल्ड पेपर्स। चलिए अब यहां से आप देखिए, पीटर पाइपर पिक्ड ए पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये क्या है, देखिए यहां एलिटरेशन किसका है, पी साउंड का ना। ये सब कौन सा साउंड है, ये सब पी साउंड है। चलिए तो हम इसको कैसे कहेंगे, एलिटरेशन ऑफ पी साउंड। तो बच्चों आज का हमारा ये वर्ड पावर में बात इतना ही। मैं समझता हूं कि आपके आज के इस वीडियो सेशन में आप बहुत कुछ पहली बार जाने होंगे, जैसे कॉन्ट्रोनिम, कॉन्ट्रोनिम क्या होता है, मीटोनिम क्या होता है, इपोनिम क्या होता है। आप पहले से बहुत सारे इंग्लिश की जानकारी रखते हो, लेकिन ये सर्टेनली आपके लिए नया चीज होगा, आई बिलीव सो। ठीक है, आज की क्लास हमारा इतना ही रहेगा, बात इतना ही रहेगा। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें। यही आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो आज की बात बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।